नमस्कार दोस्तों, द जीवेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की जो इंडिया की जुडिशरी, डिफेंस, रीजनल पॉलिसी, रिलीजन पॉलिसी, ह्यूमन राइट्स और नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दो जजमेंट दिए हैं आज। एक तो दीपम रो में है और एक SIR रो प्रोसेस पे है, तो दोनों पे बात करेंगे। एमका फाइटर प्रोजेक्ट से HAL को बाहर कर दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में जो चार धाम और हरिद्वार घाट में नॉन हिंदूज़ की एंट्री बैन की आजकल खबरें चल रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक के डिटेंशन पे भी सरकार से बात की है। कांग्रेस ने ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी कर ली है। तो चलिए इन सब पे बात करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इंडिया की पावर कॉरिडोर्स में। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो दीपम रो है और SIR रो के प्रोसेस के जो जजमेंट है उनके बारे में। तो अगर बात करें कि क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, जिसमें परन कुंद्रम हिल पर जो कथी गए दीपम जलाने की परमिशन दी गई थी। ASI और पुलिस ने के ओवरसाइट के साथ हमें पता है कि हाई कोर्ट ने पहले सिंगल बेंच में, फिर डबल बेंच ने भी ऑर्डर में अपहोल्ड किया था। हिंदू लोगों को वहाँ पे दीपम जलाने की अनुमति दी थी। तो तमिलनाडु सरकार को ये पसंद नहीं आया था, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और वो बेसिकली कोर्ट ने स्टेट्स को क्लियर कर दिया है कि रिलीजियस प्रैक्टिस पर बिना लीगल मैंडेट के इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और उनको अलाउ करने की ज़रूरत है। उनको दीप जलाने की वहाँ पे पूरी आज़ादी है। और ये हाई कोर्ट का फैसला कि बहुत बैलेंस था। दरगाह को जैसे पहले था, उनको 2 दिन साल में अनुमति दी जाती है और बाकी दिन जो है दीपम को वहाँ पे जलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने बोला कि दीपातून जो पिलर है उसमें टेम्पल लैंड पर है, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स को स्पेकुलेटिव माना गया है। और ऐसी स्टैंड जो आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस पब्लिक ऑर्डर का बैलेंस मेंटेन करे बिना जो बात करती है उसको नेसेसरी इंटरफेरेंस के बारे में बात करी है। तो अगर ये मतलब देखा जाए तो केस इंडिया के मल्टी फेथ हेरिटेज साइट्स के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है। ऐसी का नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल फ्यूचर कम्युनल फ्लैश पॉइंट्स को लीगली गाइड करेगा। और पॉलिटिकल मैसेजिंग जैसे DMK वर्सेस हिंदू ग्रुप्स नैरेटिव चल रहा था तमिलनाडु में, उसको भी मतलब ये थोड़ा बहुत शांत करेगा, बशर्ते जो है तमिलनाडु की सरकार इसको माने। तो देखते हैं इसको क्या होता है। बाकी अभी के लिए तो हम यही बोल सकते हैं कि भाई DM को इसको पॉलिटिसाइज ना करे और इसको आगे चलाते रहे तो बेटर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एमका फाइटर्स की, जेट की, जो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाने की खबर है। HAL को उससे बाहर रखा गया है और उसका मेन रीज़न ये है कि HAL पे इतनी सारी ऑर्डर बुक का है, उसका मतलब ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ में उसकी ऑर्डर बुक है। उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो मतलब बना सके। तो रिसेंटली हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो है एक ऑर्डर बनाया था कि अगर उसकी इतनी कैपेसिटी, इतने ऑर्डर बुक्स है, तो उससे ज़्यादा अगर उसके ऑर्डर बुक हैं तो उससे वो जो है पार्टिसिपेट नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसमें। तो HAL को बेसिकली आउट कर दिया गया है। तो 3 उसमें हैं, उसमें टाटाज हैं, एक भारत फोर्ज है, तीसरा आई थिंक लेंसरा की कौन सा था मैं भूल गया, बट 3 को इसमें करा गया है। हाल का ऑर्डर का देखें तो उसमें 8x टर्नओवर के बराबर उसकी कैपेसिटी कंसर्न्स है। तो इसको प्राइवेट सेक्टर में देने से मतलब टेक्निकली काफ़ी अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल बिड्स भी आएंगी। इंडिया अपने डिफेंस इकोसिस्टम को पब्लिक सेक्टर मोनोपोली से प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। जैसे हम देखें कि भाई चाइना के पास J20 और पाकिस्तान के जो J17 प्लान्स के कॉन्टेक्स्ट में एमका का फास्ट ट्रैक होना बहुत क्रिटिकल है। तो हल्का एक्सक्लूजन मतलब एक सिंबॉलिक है। इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चर को मेक इन इंडिया 2.0 मोड में एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट से स्पीड, इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो हैल का मतलब देख लीजिए तो आप यही देखें कि अभी जो तेजस मार्क 1
है, उसी में हमारे को इश्यूज़ आ रहे हैं। वो उसमें मतलब वो एयरफोर्स को नहीं दे पा रहे हैं, उनकी ऑर्डर बुक्स 2 लाख करोड़ के ऊपर है, उसके फिर भी जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है उनके लिए। बट रिस्क ये है कि इकोसिस्टम फ्रेगमेंटेशन की बात है, फिर आईपी मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया अगर इनको एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए मार्केट बनाए, क्योंकि इंडिया के पर ईयर बेसिस पे भी अगर देखें तो इंडिया कितने ले सकता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो सब लॉन्ग टर्म में इनकी विजिबिलिटी वायबिलिटी जो है डेफिनेटली देखा जाएगा, बट ये एक अच्छा स्टेप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं चार धाम और हरिद्वार घाट पे नॉन हिंदूज़ की जो एंट्री है उसको बैन करने का जो प्रपोजल चल रहा है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो गंगोत्री धाम ने मतलब जो चार धाम के बोर्ड है उसने नॉन हिंदूज़ पर बैन लगाने के लिए बारे में बात हो रही है। चार धाम श्राइन्स बद्रीनाथ केदारनाथ अ, और गंगोत्री जमुनोत्री जो वो है, उन घाट पर सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस कंसिडर हो रहे हैं, हो सकते हैं कि भाई हरिद्वार के 105 घाट जो हैं उन पे भी सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस कंसिडर की बात हो रही है। तो ये मतलब एक थोड़ा सा एक्चुअली देखा जाए तो अजीब सी बात है, क्योंकि अगर तुम किसको ठीक है तुम इम्प्लीमेंट तो कर दोगे, इसको मतलब बना तो दोगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? तुम कैसे मत बोलोगे कि मतलब ये हिंदू है नहीं है? इसको तुम 50 लोग आएंगे वहाँ पे तो लाखों लोग आते हैं रोज के रोज, इसको कैसे तुम मतलब इम्प्लीमेंट करोगे? तो ये एक बड़ा अजीब सा फैसला होगा अगर ये करेंगे तो। और ऊपर से मतलब इसमें खैर ये है कि भाई एंट्री, वो लोगों का ये कहना है कि भाई एंट्री इन पर्टिकुलर थिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड, और लोगों को मतलब उसकी फ्रीडम है कि वो किसको लाया जाए। बट जो 10-15 लोग, 50 लोग, 50-100 लोग एंट्री हो तो तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। लाखों की बात होगी तो कैसे तुम इसको कंट्रोल करोगे? तो मतलब एक मतलब बेवकूफ़ी के फैसले करने से अच्छा है कि इसको एक तो दूसरी तरह से होलिस्टिकली देखा जाए। अगर बात हो रही है कि मतलब कन्वर्जन की बात है तो कन्वर्जन की लॉज ऑलरेडी हैं, या तुम और मतलब बना सकते हो कि कोई भी कन्वर्जन इनमें पकड़ा गया तो उसको इसकी सज़ा होगी या कुछ करे, तो मतलब ये सब तुम कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से तो ये फिजिबल नहीं है। तो नॉन हिंदू मतलब बहुत ही क्लियर है कि उसमें ऊपर से सिक्स, जैन, बुद्धिस्ट ये के इंक्लूड होंगे। फिर अगर फॉरेनर्स इतने सारे लोग आते हैं उनका क्या होगा? तो एक मतलब बहुत ही अजीब सा फैसला होगा अगर ये होगा तो। इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, टूरिज्म इम्पैक्ट होगा। प्रेजेंटली 5.1 मिलियन विजिटर्स आते हैं एनुअली, इसको कैसे तुम मॉनिटर करोगे? तो ये इशू रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वर्सेस इम्प्लीमेंटेबली इम्प्लीमेंटेबल फैसले के लिए भी देखा जाना चाहिए। पोलराइजेशन करने के लिए तो मतलब बेसिकली ये बना दो तो इलेक्ट्रॉली भाई मैं अपने वोट बैंक के लिए मतलब ये करूँ, और मुझे तो इसमें कोई दिखता नहीं है। चलिए देखते हैं बाकी क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि सोनम वांगचुक के जो डिटेंशन पे उस पर देखा जाए और उसको मतलब उनको रिलीज़ कर दिया जाए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो गवर्नमेंट ने इसको रिप्लाई किया है कि उनको ट्रीट किया जा रहा है हॉस्पिटल में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये एक अगेन इंडिया में जो है जो सिस्टम है ना ये, कि हर आदमी को जेल में डाल दो और चलता रहेगा, तो ये आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम। जो भी मतलब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि भाई जो सोनम वांगचुक ने जो ठीक किया नहीं किया, क्या किया नहीं किया, वो बात अलग है। बट अगर तुमने कब तक तुम मतलब जेल में डालते रहोगे? अगर या तो तुम स्पीडी डिस्पेंसेशन करो अपने जस्टिस का, सालों साल मतलब लोग चलते रहते हैं, लोग सड़ते रहते हैं जेल में। रिसेंटली एक मैंने पढ़ा था कि एक आदमी को 40 साल की जेल हुई और 100 रुपये का नोट, 100 रुपये कुछ ऐसे या कुछ रुपए चुराने के जुर्म में। तो ये बात 40 साल तुम मतलब एक बंदे को अंदर डाल दो और फिर तुम जो है उसको कोई लॉ नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है, तो ये मतलब थोड़ा अजीब है। जैसे जो को जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी किया, जब तक कोई वायलेंस नहीं कर रहा है, आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम देखना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि भाई उनके जो बोला उसकी वजह से
वहाँ पे दंगे हुए, वहाँ पे थोड़ा हुआ, तो ठीक है तुमने उसको एफआईआर रजिस्टर की, केस दर्ज किया, उसको अरेस्ट कर लिया, बट उसको बेल भी तो दे दो। बेल तो रूल होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा अगेन प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हर आदमी को तुम जेल में नहीं डाल सकते हो। जो भी उन्होंने किया नहीं किया मैं उसकी वो नहीं कह रहा हूँ, गलत है सही है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बट जेल के नॉट बी द रूल, लाइक यू हैव टू कंसिडर बेल। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मतलब खून किया हो या नहीं किया हो, ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक है, यू कैन ऑलवेज कंसिडर हाउस अरेस्ट है जो भी है। और फिर इसी में मतलब एक और एसआईआर के बारे में मैं बात ना करना भूल गया। एसआईआर का भी आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सारे बोला है कि सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है कि एसआईआर को मना नहीं किया जाएगा। एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और उसको करना दिया जाएगा। कोई भी उसमें प्रॉब्लम होगी तो वो आगे देखेंगे, बट एज एसआईआर प्रोसेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तरह से जैसे ममता बनर्जी वगैरह के लिए एक सेटबैक ही है, क्योंकि और तमिलनाडु का देखा जाए डीएमके, ये सब जो है बहुत ही मतलब एग्रेसिवली एसआईआर के विरोध कर रहे थे। तो इस चक्कर में थोड़ा मतलब आई थिंक उनके लिए भी एक सेटबैक रहेगा। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं कांग्रेस की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है ओम बिरला साहब के अगेंस्ट। कांग्रेस ने सिग्नल दिया है कि वो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, कि उनके बायस और सप्रेशन ऑफ ओपोजिशन वॉइसेस, और कहते हैं कि वो बंद करवा देते हैं ऑपोजिशन के माइक्स और ये सब। तो कहाँ तक मतलब ये वैलिड है क्या है, वो तो मतलब सब सिंबॉलिक ही है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है कि उनको ये पारित कर पाए हों। तो एक मतलब सिंबॉलिक है, ज़बरदस्ती एक अपना दिखाने के लिए कि भी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल रहे हैं। आपको बोला जाने के लिए भाई ये प्रेसिडेंट की वो थी स्पीच थी, उसमें आपने क्यों नहीं बात करी? उसमें आप जनरल नरवाने की बात कर रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया। तो प्रोसीजर के हिसाब से जा रहे हो, तुम सिर्फ लीडर ऑपोजिशन है इसलिए तो तुम्हें नहीं बोला जा सकता, कुछ भी बात करो। तो उसके हिसाब से तुम करो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। रिपीटेडली मतलब करने के भी ये मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है, मेरे हिसाब से चलो नहीं तो मैं ये करूँगा, ये बहुत अजीब सी चीज़ है। मतलब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करने दे रहे हो तुम, टैक्स पेयर का मनी रोज वेस्ट हो रहा है। स्पीकर को तुम अभी तुमने कल तुमने जो है पीएम को घेरने की बात करी थी, आज तुम स्पीकर के अगेंस्ट वोट लेकर आ रहे हो, कल क्या करोगे? और तो इसमें मतलब अजीब सा है, ये इम्पॉसिबल है वैसे तो ऑपोजिशन के लिए। ऊपर से ये भी है कि कितनी ऑपोजिशन इसमें से उनके साथ खड़ी रहती है। इस समय मतलब ये दिख रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ अपने हिसाब से चल रहे हैं और जैसे उनकी मर्जी आए वो मतलब वो करेंगे। तो ये मतलब बहुत ही उनकी पॉलिटिक्स के लिए एक अच्छी तरह नहीं चीज़ नहीं है। इंडिया में जो है ऑपोजिशन होनी चाहिए, और राहुल गांधी एक मतलब बन सकते हैं, बट वो बन रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा डाउट है। तो प्रेशर टैक्टिस करने के लिए या सिर्फ मतलब सेल्फ गोल, मुझे तो ये सेल्फ गोल लगते हैं कि भाई तुमने जनरल नरावने की वो जो बात करी कि भाई फ्री हैंड दिया था गवर्नमेंट ने, तो फ्री हैंड तो देगी ना गवर्नमेंट, और क्या बोलेगी कि वहाँ पे जाके तुम गोली मारो ऐसे मारो। भाई फौज को फ्री हैंड दिया, तुम और क्या चाहते हो? पहले तुमने ये बोला कि भाई वहाँ पे हमने ऑपरेशन सिंदूर में तुमने फ्री हैंड नहीं दिया, यहाँ पे अगर फ्री हैंड दिया तो तुम फिर बोलते कि क्यों दिया। एक अजीब सा माहौल बना रखा है ऑपोजिशन ने, पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी ने। क्या करते हैं क्या नहीं करते ये तो भगवान जाने। तो ये सारे डेवलपमेंट दोस्तों एक ही बात दिखाते हैं कि इंडिया के जो बड़े अजीब से फेज से गुजर रहा है। जुडिशरी भी काफ़ी असर्टिव है, फिर प्राइवेटाइजेशन की बात करी हमने, वो भी थोड़ा जो है चल रहा है। रिलीजियस पोलराइजेशन तो बहुत ही ज़्यादा है, असम में भी अभी है, वहाँ पे भी चल रहा है। तो ये सब मतलब हमें तो और भी अभी देखने को मिलेगा। अभी जैसे जैसे राज्यों की इलेक्शन होने वाले होंगे तब उसमें और भी ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो खैर देखेंगे, और फिर से जुड़ेंगे आपसे। लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए द GOH को, और जहाँ हम बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स की, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको और क्या किस बारे में बात करनी है या किसी और तरीके से करनी है, किस टॉपिक्स को हम ले सकते हैं, ज़रूर हमें बताएं। फिर जुड़ेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।